सर ये मदर हमारे पास, ये फादर, मदर को कोई डिफिकल्टी है, क्या डिफिकल्टी हो सकती है सर? खुद से बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी अपनी बॉडी में, तो क्या कर सकते हैं? बोला गया सरगेसी करा लो। क्या करा लो? सरगेसी। किसी और का वूम्ब इस्तेमाल करो, किसी और की बॉडी इस्तेमाल करो, इसको सरगेसी बोलते हैं। अब ये सरगेसी अलग अलग टाइप की है। पहला टाइप क्या है सर? पहला टाइप सरगेसी का होता है जिसको हम ट्रेडिशनल सरगेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल सरगेसी। ट्रेडिशनल सरगेसी में क्या होगा सर? ट्रेडिशनल सरगेसी सिंपल, ये मदर, ये फादर, और ये सरगेट मदर। ये क्या है? सरगेट मदर। मां जो है इनफर्टाइल है, लेकिन मां को बच्चा चाहिए, इनफर्टाइल है मगर फादर फर्टाइल है। अब हम एक क्लिनिक के पास गए, हमने उनको कहा कि हमें बच्चा चाहिए। उन्होंने कहा आप तो एग दे नहीं सकते, तो इस केस में क्या होगा सर? आपको कहीं से लाना पड़ेगा, इस सरगेट मदर से। तो हमने इसमें स्पेसिफिकली यहां से उठाकर एक सरगेट मदर का एग सेल लिया, यहां से स्पर्म सेल लिया, यहां पर आपने पहले जाइगोट और एम्ब्रियो बना लिया, उसके बाद आपने इसको सरगेट के अंदर ही ट्रांसफर किया। तो ओरिजिनल मां न एग दे सकती है, ओरिजिनल मां न प्रेगनेंसी बर्दाश्त कर सकती है। इस केस में आपने सरगेट का ही एग इस्तेमाल किया और सरगेट के का ही वूम्ब इस्तेमाल किया। तो एग भी सरगेट का इस्तेमाल हुआ और वूम्ब भी सरगेट का इस्तेमाल हुआ। समझा? इस केस में बताइए मुझे, क्या मैं कह सकता हूं जो बच्चा पैदा होगा, दैट चाइल्ड इज जेनेटिकली लिंक्ड विद द सरगेट मदर? कह सकता हूं? यस, सरगेट मदर ही उसकी असली मां है, बायोलॉजिकल मां उसकी वही है असल में। समझा? ये ट्रेडिशनल सरगेसी है। दूसरा सरगेसी क्या है सर? दूसरा सरगेसी हो गया जेस्टेशनल। क्या हो गया? जेस्टेशनल। व्हाट इज अ जेस्टेशनल सरगेसी? जेस्टेशनल सरगेसी में मां कहती है कि मैं अपना ही एग सेल दूंगी, बाप के पास स्पर्म सेल है, और हमने ओरिजिनल मां और ओरिजिनल बाप से एक एम्ब्रियो तैयार कर लिया। अब की बार हम एक सरगेट के पास गए, हमने उनको कहा हमें आपका एग नहीं चाहिए, हमने जाइगोट बना लिया है, अब हम इसको आपके वूम में ट्रांसफर करना चाहते हैं, बिकॉज ओरिजिनल मां अपने पेट में बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इस केस में क्या मैं कह सकता हूं सरगेट मदर इज जेनेटिकली लिंक्ड विद द चाइल्ड? नो, देयर इज नो लिंकेज। व्हाई? बिकॉज 23 क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम द मदर एंड 23 क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम द फादर। मां ने सिर्फ क्या दिया? सरगेट ने सिर्फ अपना वूम दिया। तो जेस्टेशनल सरगेसी में जो सरगेट मदर है उसका एक ही काम होता है, टू कैरी द बेबी टू टर्म। 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखना, दैट इज द ओनली फंक्शन ऑफ अ सरगेट मदर। समझा? तो जेस्टेशनल सरगेसी में आप बस जेस्टेशनल पीरियड 9 महीने का पूरा करते हो। समझा? ट्रेडिशनल सरगेसी में सरगेट मदर क्या होती है? जेनेटिकली लिंक्ड होती है बच्चे के साथ, इसमें कोई जेनेटिक लिंकेज नहीं है। समझा? तो ये ट्रू सेंस में इनका ही बच्चा है। अब तीसरा केस क्या है? तीसरा केस हो गया सर कमर्शियल सरगेसी। कमर्शियल सरगेसी। अब हम क्या कर रहे हैं सर? आप समझ गए कि ट्रेडिशनल और जेस्टेशनल क्या है। नाउ सी व्हाट हैपेंड। ट्रेडिशनल सरगेसी उतना पॉपुलर नहीं हुआ बिकॉज आप किसी और का एग इस्तेमाल कर रहे हो, जेनेटिक मटेरियल भी उसी का है और बॉडी भी उसी की है, तो मां का असल बच्चा नहीं हो, तो जो अपना फील होता है ना कि ये मेरा बच्चा है, वो उसमें आएगा नहीं। बाप को आ सकता है, मां को तो नहीं आएगा कि ये मेरा है। इससे बेहतर तो ये था कि कोई अडॉप्टेड चाइल्ड ले लो आप, बेचारा कोई सड़क पे होता है ऐसे, उसको अडॉप्ट कर लो। हॉस्पिटल जाओ, कितनी सारे माएँ हॉस्पिटल में अपने बच्चे को रख कर भाग जाती है, या कितने सारे ऐसे यतीम बच्चे हैं उनको अडॉप्ट कर लो। लेकिन वो आप करना नहीं चाहते, आपको अपना बच्चा चाहिए। ये फीलिंग
लड़का या लड़की अपने 20s में समझ नहीं सकता ये अपना बच्चा क्या होता है। तो जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त समझ आता है अपना क्या होता है। बिकॉज यू इमीडिएटली फील कि भाई अगर मैं किसी को कह सकता हूं कि ये मेरा है, वो सिर्फ मेरा बच्चा होता है। अपने बच्चे को ही आप कहते हो कि ये मेरा है, वो भी एक लेवल तक, जब तक वो टीनेजर नहीं जाए। वो टीनेज में तो फिर पागल ही हो जाता है वो, है ना। उसके बाद उसको सब अपने लगते हैं, अपने ही माँ बाप अपने लिए लगते हैं उसको। तो उस चक्कर में तो तब तक तो बच्चा अपना होता है। आपको जब आप उसकी तरफ देखते हो तो आपको लगने लगता है कि नहीं, दिस इज समथिंग जो मेरा है ना। अब सर ट्रेडिशनल सरोगेसी में यू विल नॉट गेट दैट फीलिंग, बट जेस्टेशनल में आपको वो फीलिंग आ सकती। सबसे बेस्ट तो है नॉर्मल ही, जिसमें आप 9 महीने जो गुजारते हैं, आप एक एक लेवल देखते हैं बच्चे का। एक एक हफ्ता जब आगे बढ़ता है आप देखते हैं कि भाई आज इसने ऐसे किया, आज उसने वैसे किया। और कभी अगर वो पहले तो वो लाते मारता है तो पागल हो जाते हैं, भाई लात मार रहा है। उसके बाद अगर कभी उसने लात नहीं मारी फिर माँ पागल हो जाती है कि ये क्यों नहीं लात मार रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए, है ना। उसी में चक्कर में ही वो रहते हैं पूरा 9 महीने। वो भी बड़ा एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है पेरेंट्स के लिए। तो पता चला सर, अगर आपको अपना टाइप का फीलिंग चाहिए तो जेस्टेशनल इज द वे टू गो। और जेस्टेशनल में क्या, यू गिव योर स्पर्म, यू गिव योर एग एंड यू टेक दी समवंस वूम्ब, और वो आपको सरोगेसी करा देंगे। अब सवाल ये है, कोई अपना वूम्ब क्यों देगा और कोई ये 9 महीने का स्ट्रेस बर्दाश्त क्यों करेगा, बट नेचुरल पैसों के लिए। तो इसमें मोस्टली गरीब लोग ही अपना वूम्ब रेंट पे देते हैं। उनको 2 लाख मिलेंगे, 3 लाख मिलेंगे, क्या मिलेगा उनको। तो जो हमारी यूथफुल पॉपुलेशन है उसमें जो गरीब औरतें हैं, 25 साल की बच्चियां, 24 साल की बच्चियां, 22 साल की बच्चियां, वो अपना वूम्ब दे देती है रेंट पे। या 28 साल की बच्चियां जिनका हस्बैंड शराबी है, उनको मारता है पीटता है, तो वो कहते हैं नहीं हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, पैसा आएगा तो हम इस शराबी को छोड़ देंगे। उस चक्कर में उनको एक अच्छा ऑप्शन मिला कि वो अपना वूम्ब 9 महीने के लिए दे सकते हैं, बच्चा पैदा करा देंगे। उसमें सारा खर्चा जितना भी उठाना है वो माँ बाप उठाएंगे जो ओरिजिनल है। मेडिकल का जितना एक्सपेंस होगा वो उन्हीं का है। अल्ट्रासाउंड करना है, दवाइयाँ देनी है, न्यूट्रिशन देना है, वो सब वो देंगे, बिकॉज वो उनका बच्चा है, वो अपने बच्चे को पाल रहे हैं। आपको बस अपनी सेहत का ख्याल रखना है ताकि बच्चा ठीक ठाक तरीके से डेवलप हो जाए। अब दिस इज व्हाट स्टार्टेड इन इंडिया। बिकॉज इंडिया हैज अ वेरी यूथफुल पॉपुलेशन, इंडिया धीरे धीरे कमर्शियल एक्टिविटीज में बढ़ता रहा और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट हो गई सरोगेसी की इंडिया में। सरोगेसी प्रोसीजर 1990s के आखिर में शुरू हुआ, 2000s का, 2010 के आते आते इंडिया दुनिया का सरोगेसी कैपिटल बन गया। यानी दुनिया का जो कमर्शियल हब बना सरोगेसी का, वो इंडिया बन गया। दुनिया भर से लोग इंडिया में सरोगेसी कराने आते थे। कमर्शियल हो गया पैसों के लिए, वो कमर्शियल हो गया सरोगेसी। कोई लड़की अपना वूम दे रही है पैसों के लिए। अब 2010 के बाद ये इंडस्ट्री इतनी खराब हो गई कि हमने अब कुछ केसेस देखे इसके काफी बड़े बड़े। जैसे देयर वाज अ जापानीज कपल दैट केम टू इंडिया, नई नई शादी हुई थी उनकी। अब उन्होंने कहा कि भाई अब देखो, अभी तक क्या सिस्टम, अभी तक था कि मां अपने पेट में बच्चा पैदा कर नहीं सकती। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मां अपने पेट में अपना बच्चा पैदा करना नहीं चाहती, बिकॉज 9 महीने का बड़ा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है। उसका करियर है, वो पीछे चली जाएगी करियर में ना, कोई एक्ट्रेस है वगैरह। पर कोई अगर है, आपको समझ भी आता है, कोई मॉडल है अपने करियर के टॉप पर है, वो 9 महीने और 1 साल का गैप नहीं ले सकती, उसके बाद बच्चे के लिए 1 और साल का गैप लेना पड़ेगा। तो इस चक्कर में लोगों ने अपने पेट में बच्चा पैदा ही करना छोड़ दिया, खास तौर पर डेवलप्ड वर्ल्ड में। तो वो इंडिया आते थे, इंडिया में सस्ते में उनको हो जाता था सरोगेसी का प्रोसीजर उनके हिसाब से। अब धीरे धीरे जब इंडिया सरोगेसी का कैपिटल बना तो जापानीज कपल इंडिया आया, जिनकी नई नई शादी हुई थी। वो इंडिया में आकर उन्होंने कहा कि हमें सरोगेसी कराना है, दिल्ली में आए। तो उन्होंने फाइनलाइज किया कॉन्ट्रैक्ट, अपना स्पर्म दिया, अपनी वाइफ का एग दिया और एक सरोगेट को लेकर आ गए। छोटी सी बच्ची थी, कहा कि ये आपकी सरोगेट बनेंगी। उनके आपस में बात हुई, पैसा वैसा जितना देना था एडवांस दे दिया। फिर कहा उन्होंने कि आप 9 महीने के बाद आइए, आपका बच्चा डिलीवर हो जाएगा तब तक। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो वापस जापान चले गए। वापस जापान जाके विद इन अ मंथ और सो उनका डिवोर्स हो गया। अब जब कपल का डिवोर्स ही हो गया,
यू आर नॉट कनेक्टेड टू द चाइल्ड। अगर अपने पेट में बच्चा होता देन आप बोलते कि भाई डिवोर्स करे नहीं करे, बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, है ना। अगर बच्चे का प्रोसीजर नहीं होता ना शादी, मैं आपको कह रहा हूं अभी शादी के 1-2 साल के बाद अगर बच्चा नहीं रखा किसी ने, या 3-4 साल के बाद, ना रखने की वजह से डिवोर्स हो जाएगा आपका। एक चीज जिसकी वजह से शादियां बंधी हुई है, दैट इज बच्चा। अब बच्चा तो पेट में था नहीं उसके, वो किसी दूसरी कंट्री में, यूपी की किसी गांव की पेट में है, जापान का बच्चा। अब जापान में उनका डिवोर्स हो गया, उसके बाद न मां लेने आई बच्चे को न बाप लेने आया, और इंडिया के किसी गवर्नमेंट अस्पताल में एक बच्चे का डिलीवरी हो गया। अब जिसने उसको पैदा किया वो उसकी मां है नहीं, तो वो क्यों ले उसको। अब जिसका जिसका वो बच्चा है वो लोग आए नहीं उसको लेने, और वो किसी दूसरे कंट्री में, और इंडिया के गवर्नमेंट के अस्पताल में जापान का बच्चा पैदा हो रहा है। इस चक्कर में एक भी बच्चा ऐसा पैदा होगा जिसका दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं कि यतीम हो गया हो, ऐसा कि माँ बाप आए पर कोई क्लेम नहीं कर रहा है उसको। आप खुद सोचिए क्या बच्चे पे ट्रॉमा होगा। आपने एक बड़ी इंडस्ट्री बना ली, लेकिन अगर एक भी बच्चे के साथ ऐसा होता है, वो पैसा किसी काम का नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में चीज पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा टफ डिसीजन लिया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट को इसको बैन करिए, सारी कमर्शियल सरोगेसी की इंडस्ट्री को खत्म करिए। तो 2015 में एक ब्लैंकेट बैन कमर्शियल सरोगेसी पे आ गया। कोई भी कमर्शियल सरोगेसी करता हुआ पकड़ा गया उसको 10 साल की जेल होगी। तो एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया इसको। तो 2015 से लेकर आज तक इंडिया में कमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं है, इट हैज बीन बैंड। अगर आपको कोई बोलता है कि मैं करा के दे दूंगा, वो कमर्शियल सरोगेसी नहीं कराएगा, वो किसी और का बच्चा चिपकाएगा आपको, जैसे वो हॉस्पिटल वाले कर रहे थे। हॉस्पिटल वालों ने क्या कहा उनको कि आप अपना स्पर्म एग दीजिए, हम बच्चा दे देंगे, लेकिन उन पेरेंट्स को नहीं पता था वो नहीं दे सकता। कमर्शियल सरोगेसी खत्म हो चुका है। आप 80 लाख क्या 80 करोड़ भी दोगे तब भी नहीं कराएगा कोई, इट इज नॉट अलाउड। तो उन्होंने क्या, वो किसी और का बच्चा उठाकर उनको चिपकाते थे। तो इस तरीके से कमर्शियल सरोगेसी अगर कोई करा रहा है, इट इज अ स्कैम, इट्स नॉट अलाउड। अब सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन इस पर जब बात करी, तब गवर्नमेंट ने भी इस पर थोड़ा डेलिब्रेशन किया, कहा कि इसकी वजह से जो ये कमर्शियलाइजेशन हो रहा था, जो जेन्युइन कपल्स है जिनको सच में बच्चा चाहिए पर वो खुद कर नहीं सकते बच्चा अपना पैदा, उनको भी नुकसान हो रहा है। अब इस वजह से वो सरोगेसी से अपना बच्चा पैदा कर सकते थे, लेकिन आपने कमर्शियल सरोगेसी बंद कर दिया। और जो कपल्स जेन्युइनली बच्चा चाहते हैं लेकिन उनके पास कैपेसिटी नहीं है, मां बीमार है, अगर वो बच्चा कर लेगी मां ही खुद मर जाएगी, इस केस में आपने उसको नुकसान किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि हम कमर्शियल पर्पसेस के लिए सरोगेसी को बंद कर रहे हैं, सरोगेसी को हम बैन नहीं कर रहे, हम कमर्शियल सरोगेसी को बैन कर रहे हैं। हमने एक सरोगेसी अलाउ की है, दैट इज ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। कौन सी? ऑल्ट्रुइस्टिक। ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी इज अलाउड इन इंडिया। व्हाट इज ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी? सपोज देयर इज अ कपल, तो एक कपल है इधर, उन्हें कहा सर सरोगेसी कराना है। हमने कहा देखो पैसे वैसे के लिए सरोगेसी अब नहीं होगा, आपको सरोगेसी कराना है? बोला हाँ। बोला लाओ अपना बताओ क्यों कराना है सरोगेसी। तो फीमेल ने कहा कि सर ये प्रॉब्लम है मुझे, ये मैं एक डिसऑर्डर है, कोई बीमारी है, मैं अपने पेट में बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो जब उसका देखा जाएगा मेडिकल रिपोर्ट और ये कंफर्म हो जाएगा कि मां बीमार है, उसके बाद उसको बोला जाएगा ठीक है, अगर आपको सरोगेसी कराना है तो अपने किसी रिश्तेदार को लेकर आओ, किसी गरीब का पेट नहीं देंगे हम, तो अपने किसी नोन को लेकर आओ जो आपके साथ जेनेटिकली रिलेटेड है, अपनी कोई बहन कोई रिश्तेदार कोई लेकर आओ उसको। अब उसने कहा कि ठीक है ये मेरी कजन है, ये तैयार है सरोगेसी के लिए। उसने कहा हाँ ठीक है ये तैयार है, लेकिन उस बच्ची से पूछा जाएगा क्या आप रेडी हो? बोली हाँ। इसने पैसे का लालच तो नहीं दिया, बिकॉज पैसों के लिए सरोगेसी अलाउड नहीं है। तो बोले नहीं पैसे का कोई लालच नहीं, क्योंकि आपको सरोगेसी जब मिल भी गया, इट विल बी ट्रैक्ड कि आपका कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज नॉट अलाउड। तो उसको बोला जाएगा फिर आप क्यों कर रहे हैं? पैसों के लिए नहीं कर सकते। वो बोलेगी मैं इस कपल को हेल्प करना चाहती हूं ताकि उनका ड्रीम जो है बच्चे का, उसलिए। इसको हम कहते हैं ऑल्ट्रुइस्टिक। क्या कहते हैं? वेयर यू आर नॉट कंडक्टिंग सरोगेसी फॉर कमर्शियल पर्पसेस बट फॉर ऑल्ट्रुइस्टिक पर्पसेस, टू हेल्प द कपल
इन अचीविंग देयर ड्रीम ऑफ हैविंग अ चाइल्ड, तो उसलिए आपका सरोगेसी अलाउड है। उस केस में क्या होगा, वो फीमेल बॉडी के अंदर उनका जायगोट डाला जाएगा, 9 महीने में बच्चा पैदा होगा, वो सारा खर्चा उनको देना पड़ेगा माँ बाप को, मगर एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे सकते। मेडिकल का रीइंबर्समेंट कराना पड़ेगा, मेडिकल के कॉस्ट कराने पड़ेंगे, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, मगर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता है। समझा? दिस इज द लॉ। अब इन्होंने ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी में पूरा एक सरोगेसी का लॉ लेकर आए, जिसमें बोला कि ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी में सरोगेट की एलिजिबिलिटी क्या क्या है। सरोगेट वो बन सकती है जिसका पहले से एक बच्चा है। कोई कुंवारी लड़की सरोगेट नहीं बन सकती, पहले उसको अपना ड्रीम पूरा करने दो, उसके बाद वो तुम्हारा ड्रीम के लिए आगे आ सकती है। तो उसको पहले बताओ कि तुम्हारा बच्चा है, हाँ है, अब तुम सरोगेट बन सकती हो, और तुम्हारी एज भी इतनी होनी चाहिए। हर कोई कैटेगरी में आपको सरोगेसी अलाउड नहीं है, और जिंदगी में एक ही बार सरोगेसी कर सकती हो, उसके बाद नहीं कर सकती किसी के लिए। तो सरोगेट मदर का भी एक एलिजिबिलिटी है, और जो ओरिजिनल पेरेंट है, जिसको हम इंटेंडिंग कपल कहते हैं, जिनको सरोगेसी करानी है, उनका भी एक एलिजिबिलिटी है कि उन्होंने, उनका एज ग्रुप क्या है, उनने कितने साल बच्चा नेचुरली कंसीव करने की कोशिश की, ये सब कुछ डिटेल में लॉ में दिया हुआ है। नाउ वो मैं डिटेल यहां पे बता देता हूं आपको। वी हैव द सरोगेसी लॉ। तो पहले तो सरोगेसी बता दिया मैंने, क्या क्या टाइप है सरोगेसी का, ट्रेडिशनल, उसके बाद जेस्टेशनल, फिर कमर्शियल, और फिर ऑल्ट्रुइस्टिक। ठीक है, ये मैंने कवर कर लिया। अब सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 क्या लिखा है इसमें, इट बैन्स कमर्शियल सरोगेसी which is a punishable offense with a jail term of 10 years and a fine up to 10 lakhs. So commercial surrogacy is not allowed. The law only allows altruistic surrogacy where no money exchanges hands. अच्छा, इसमें यह भी कहा गया, ये altruistic surrogacy हर कोई नहीं करा सकता. There is an exclusion of unmarried women. Unmarried women will not be able to do altruistic. Single men ये भी नहीं कर सकते, लिव इन पार्टनर्स ये भी नहीं कर सकते, सेम सेक्स कपल्स भी सरगेसी नहीं कर सकते इंडिया में। ये चीज याद रखिए। अनमैरिड वुमन जिसकी शादी नहीं हुई है, सिंगल मैन, आपने इसको क्यों नहीं लिखा अनमैरिड मैन, जैसे आपने इसको अनमैरिड वुमन लिखा? सिंगल मैन क्यों लिखा आपने? सिंगल अनमैरिड होता है ना, या नहीं होता है? नाउ सी, अगर एक वुमन है, ये अनमैरिड है, सरगेसी नहीं करा सकती। पहले शादी करो, बच्चा पैदा देखो खुद से होगा नहीं होगा, उसके बाद देखेंगे आपका। अनमैरिड वुमेन सरगेसी नहीं करा सकती। उसके बाद अगर इसकी शादी हो गई और वो मर गया, विडो, ये सरगेसी करा सकती है। अगर शादी हो गई लेकिन डिवोर्स हो गया, ये सरगेसी करा सकती है। लड़का चाहे अनमैरिड है, डिवोर्सी है या विडो है, कुछ भी है, सरगेसी नहीं करा सकते। ठीक है ना? सिंगल है तो नहीं करा सकते, सरगेसी कराने के लिए शादी करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज लड़कों को बच्चा बच्चा नहीं चाहिए होता ज्यादा, इनको वो टेंशन नहीं है। फीमेल्स को एक टाइम के बाद, द मोमेंट यू क्रॉस 37, 35 प्लस जब होते हैं ना, कोई फीमेल जब 35 प्लस होती है, उसके बाद उसकी सारी प्रायोरिटीज बदल जाती है। अभी आपको मैं पूछूंगा आपको क्या करना है, आप मुझे लिस्ट बोलोगे पूरा, सर ये करना है, वो करना है, ये अचीव करना है, करियर बनाना है, वो करना है। 35 के बाद पूछूंगा क्या करना है, आप बोलेंगे आई डेस्परेटली नीड अ चाइल्ड, मुझे बेबी चाहिए। ये फिर एक ओरिएंटेशन बदल जाता है आपका। 10 साल के अंदर जब आप 35 प्लस क्रॉस करते हैं, आपका फिर एक फोकस होता है फैमिली ओरिएंटेड। फीमेल बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो जाती है 35 प्लस। लड़का 35 प्लस भी उसमें उतना वो मैच्योरिटी नहीं आता, फैमिली को लेकर आता है पर उतना नहीं। फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नेचुरल चीज है उनके लिए। तो सर क्या बोला गया? देयर इज एक्सक्लूजन ऑफ अनमैरिड वुमेन, सिंगल मैन, लिव इन पार्टनर ये भी नहीं करा सकते, सेम सेक्स कपल ये भी नहीं करा सकते। अपॉन द बर्थ द चाइल्ड विल बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज द चाइल्ड ऑफ द इंटेंडिंग कपल। यानी जिन्होंने सरगेसी कराई, जो ओरिजिनल कपल है और जो पैदा करा रही है,
बच्चा जो पैदा होगा वो सरोगेट मदर का नहीं कंसिडर होगा, वो ओरिजिनल पेरेंट्स का कंसिडर होगा। तो जो बायोलॉजिकल चाइल्ड माना जाएगा उसको इंटेंडिंग कपल का। अबॉर्शन, इस बीच अगर अबॉर्शन हो गया, जैसे पेरेंट्स ने कहा कि मुझे अबॉर्शन करना है, जो ओरिजिनल पेरेंट्स है जिन्होंने एग और स्पर्म दिया, उनने कहा कि हमें अबॉर्शन करना है। अब ये खुद से अबॉर्शन नहीं करा सकते, अबॉर्शन का भी एक पूरा प्रोसीजर है। अबॉर्शन ऑफ द फीटस रिक्वायर्स कंसेंट फ्रॉम बोथ द सरोगेट मदर एंड द रेलेवेंट अथॉरिटीज। कपल अपने आप से बोलेगा मुझे सरोगेसी अब नहीं करानी, मुझे अबॉर्शन कराना है, वो खुद से नहीं करा सकते। सरोगेट मदर भी उसमें राजी होनी चाहिए और डॉक्टर्स भी राजी होनी चाहिए, बिकॉज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में जो भी अबॉर्शन का पूरा प्रोसीजर दिया है वो सारा अबॉर्शन का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपको रिलेवेंट अथॉरिटीज से परमिशन लानी पड़ेगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कपल, जो इंटेंडिंग कपल है जिनको सरोगेसी करानी है उनका क्राइटेरिया क्या है? द कपल मस्ट बी मैरिड फॉर एटलीस्ट 5 साल। जो कपल है जिनको सरोगेसी करानी है वो कम से कम 5 साल की शादी होनी चाहिए उनकी। उसके बाद जो वाइफ है उसकी एज होनी चाहिए 23 से 50 और हस्बैंड की एज होनी चाहिए 26 से 55। और इस कपल का कोई खुद का जिंदा चाइल्ड नहीं होना चाहिए। अगर उनका पहले से कोई चाइल्ड है जिंदा और ठीक चाइल्ड है तो सरोगेसी नहीं करा सकते वो। हाँ, अगर कोई डिसेबल्ड चाइल्ड है, ठीक नहीं है, उस केस में करा सकते हैं। तो वो न उनके पास कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड होना चाहिए, न उनके पास कोई अडॉप्टेड चाइल्ड होना चाहिए, न उनके पास कोई सरोगेट चाइल्ड होना चाहिए। किसी भी केस में इफ दे हैव अ लिविंग चाइल्ड दे विल नॉट बी एबल टू गो फॉर ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। तो ये कपल की एलिजिबिलिटी है। सरोगेट मदर की एलिजिबिलिटी क्या है? सरोगेट मदर क्या होनी चाहिए? उनकी क्लोज रिलेटिव। और सरोगेट मदर खुद शादीशुदा होनी चाहिए, उसके पास खुद का एक बच्चा होना चाहिए, उसकी उम्र होनी चाहिए 25 से 35 के बीच में, और वो सरोगेट एक ही बार बन सकती है अपनी जिंदगी में। समझा? नाउ सी, ये तो है सरोगेसी एक्ट। किस साल का एक्ट है ये? सरोगेसी एक्ट ऑफ 2021। इस एक्ट में फर्दर फिर गवर्नमेंट ने सरोगेसी रूल्स लाए, और वो रूल्स क्या है? सरोगेसी रूल्स ऑफ 2022। इस रूल में एक अजीब सी बात की गवर्नमेंट ने। क्या बात की? देखिए क्या बोला गवर्नमेंट ने। कहा कि जिनको अब ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी करनी है, 5 साल शादी को हो चुके हैं, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, खुद का लिविंग चाइल्ड नहीं है उनका, अब उनको कोई अपने में ही क्लोज रिलेटिव में मिल गया कोई जो ऑल्ट्रुइस्टिक पर्पसेस के लिए तैयार है सरोगेसी करने के लिए, उसको कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी वही कर सकता है जो अपने गमीट्स देगा बच्चे पैदा करने में। तो मां को अपना एग देना पड़ेगा और फादर को अपना स्पर्म देना पड़ेगा, तब जाके वो एक सरोगेट में ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी करा सकते हैं, अपने ही गमीट इस्तेमाल करने हैं। अब इस पर केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि अगर हमारे पास एग और स्पर्म होता तो हम खुद ना पैदा कर लेते। आप हमें बोल रहे कि अपना एग और अपना स्पर्म लाओ, वो तो है ही नहीं, तभी तो हमें सरोगेसी कराना है। तो हमें आप इजाजत दे कि हम डोनर का इस्तेमाल करके डोनर एग और डोनर स्पर्म से सरोगेट कराए। समझा? इस पर यह मामला हुआ। तो ये अमेंडमेंट रूल कब आया था सर? इसमें 2023 में। 2023 में पहले क्या बोला गया? ओरिजिनल मां और ओरिजिनल जो फादर है उनको अपने ही गमीट्स देने पड़ेंगे। उसके बाद इसको चेंज किया गया 2024 में। इस वक्त क्या रूल है? इस वक्त रूल यह है कि अगर यह कंफर्म हो गया है कि आप में से कोई एक इनफर्टाइल है, आप में से कोई एक इनफर्टाइल है, उस केस में आप सरोगेसी कर सकते हैं और आप अपने गमीट्स में, आप दोनों में से एक अपना गमीट देगा, दूसरा डोनर से ले सकता है। ओरिजिनली दोनों को अपने ही गमीट्स देने थे, लेकिन अब दोनों में से एक को अपने गमीट देने हैं, दूसरा डोनर से ले सकता है। इन केस दोनों के दोनों इनफर्टाइल है, उस केस में आप सरोगेसी नहीं कराओगे। ये एक अजीब सा रूल है, इसको भी कंटेस्ट किया गया है। हो सकता है अगले साल ये चेंज हो जाए फिर से, ठीक है ना? तो देयर इज समथिंग रिलेटेड टू दिस कंट्रोवर्सी जो मैंने कंटेंट यहां पे दिया है। तो पहले 2023 में क्या बोला गया?
you have to use your own gametes, you have to use your own gametes। इस पे फिर केस हुआ, एक लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, फिर गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या कहा, 2022 के रूल्स को अमेंड करने के बाद 2024 में क्या बोला उन्होंने, अलाउइंग सरगेसी यूजिंग अ डोनर गमीट। अब आप डोनर गमीट इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तब इस्तेमाल कर सकते हो व्हेन आइदर ऑफ यू सफर्स फ्रॉम अ मेडिकल कंडीशन, दोनों में से एक अपना इनफर्टिलिटी प्रूव करे, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट लाए, और दूसरा अपना गमीट दे। तो ये पूरा मैकेनिज्म है इस वक्त सरगेसी को लेकर। इसी बीच 8 का भी एक्ट आ गया, ये दोनों एक्ट साथ में आए थे। 8 क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक रेगुलेशन एक्ट 2021। 8 क्या, मैंने ऑलरेडी बोला आपको, ऐसी टेक्निक्स जिससे हम कपल को हेल्प करते हैं बच्चे पैदा करने में। अब देखिए सर, लीगल प्रोविजंस क्या है। ये जो 8 का एक्ट है, ये किसको रेगुलेट करेगा सर, इट विल बी रेगुलेटिंग 8 क्लिनिक्स जो 8 का प्रोसीजर कराते हैं, एंड 8 बैंक्स जहां पर सीमन और आपका स्पर्म और आपकी एग सेल कलेक्ट की जाती है और स्टोर की जाती है। इन दोनों को रेगुलेट किया जाएगा इसमें। पहली बात, लीगल प्रोविजन क्या है, इट प्रोवाइड्स अ सिस्टम फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। इन्होंने एक नेशनल बोर्ड बनाया जो पूरे 8 और सरगेसी प्रोसीजर्स को इंडिया में रेगुलेट करेगा, नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरगेसी बोर्ड। तो पहला लीगल प्रोविजन है, एक बोर्ड बना दिया गया। सेकेंड, द एक्ट एम्स टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज 8 क्लिनिक्स एंड 8 बैंक्स, दोनों को सुपरवाइज करेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डोनर, अभी तक जो मैं आपको एलिजिबिलिटी बोल रहा था दैट वाज फॉर ऑल्ट्रुइस्टिक सरगेसी, अब मैं आपको एलिजिबिलिटी बता रहा हूं फॉर 8 प्रोसीजर। इसमें फर्क क्या है, ऑल्ट्रुइस्टिक सरगेसी में कपल को एक सरगेट चाहिए होता है, 8 में दे डोंट नीड अ सरगेट, वो अपने ही पेट में बच्चा पैदा करेंगे, बस उनको हेल्प चाहिए 8 प्रोसीजर से, आईवीएफ वगैरह जो भी है। अब ये 8 प्रोसीजर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले 8 में जो डोनर है, डोनर यानी आप कपल है, आपको बच्चा पैदा करना है लेकिन आप में इनफर्टिलिटी है और आप अपने ही पेट में बच्चा पैदा करना चाहते हैं, सरगेट की जरूरत नहीं है आपको। उस केस में अगर आप इनफर्टाइल है और आपको डोनर चाहिए, डोनर की एक एलिजिबिलिटी है, खास तौर पर डोनर मदर की, फीमेल की, कि डोनर मदर जो है एक बार में सिर्फ 7 ही एग्स उससे रिट्रीव करे जा सकते हैं। डोनर मदर की एक स्पेसिफिक एज होनी चाहिए, तब जाके वो एग्स दे सकती है। डोनर मदर का अगर कुछ गड़बड़ हो गया, उसका पूरा खर्चा और इंश्योरेंस ओरिजिनल पेरेंट को करना है। इसको हम कमीशनिंग कपल कहते हैं, कमीशनिंग कपल या कमीशनिंग पेरेंट्स। कमीशनिंग पेरेंट हो गया जिनको 8 प्रोसीजर कराना है, तो कमीशनिंग पेरेंट्स जो है उनको पूरा इंश्योरेंस कराना पड़ेगा इस फीमेल का, अगर इसको इस प्रोसीजर में कोई नुकसान हुआ तो। अब देखिए डोनर का क्राइटेरिया क्या है। अ बैंक में ऑब्टेन सीमन फ्रॉम मेल्स, जो मेल्स है उनकी उम्र होनी चाहिए 21 से 55, और जो फीमेल्स है उनकी उम्र होनी चाहिए 23 से 35। तो पहली चीज जो है, डोनर में मेल हो या फीमेल, उनका एक एज का क्राइटेरिया है। उसके बाद द वुमन में डोनेट एग्स ओनली वंस इन हर लाइफ, फीमेल डोनर एक ही बार एग डोनेट कर सकती है, एंड नॉट मोर देन 7 एग्स में बी रिट्रीव्ड फ्रॉम हर। अ बैंक मस्ट नॉट सप्लाई द गमीट ऑफ अ सिंगल डोनर टू मोर देन 1 कमीशनिंग कपल, यानी अगर एक डोनर ने स्पर्म या एग दिया है, आप वो एक ही कपल के लिए इस्तेमाल करोगे, सबको वही गमीट्स नहीं दोगे आप। वही लिखा है इसमें, अ बैंक मस्ट नॉट सप्लाई द गमीट ऑफ अ सिंगल डोनर टू मोर देन 1 कमीशनिंग कपल। उसके बाद जो कमीशनिंग कपल है या कमीशनिंग पार्टी है, उनकी एज क्या होनी चाहिए। जो मां है उसकी एज होनी चाहिए 21 से ज्यादा और 50 से कम। जो लड़का है उसकी एज होनी चाहिए 21 से ज्यादा 55 से कम। तो शॉर्ट में 21 से 50 मां की एज, 21 से 55 फादर की एज, यानी जो 50 प्लस लड़कियां हैं वो 8 का प्रोसीजर नहीं कर सकते।
इसको चैलेंज किया गया अभी दिल्ली हाई कोर्ट में। देयर वाज अ गर्ल, अ वुमन, 51 ईयर्स की एज थी उनकी, उन्होंने कहा कि मुझे 8 प्रोसीजर कराना है, पर उनको अलाउ नहीं किया गया। उसने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन डाला कि ऐसा क्या डाल दिया आपने कि 50 में, कौन सा ये ब्रैकेट जो आपने 50 का लिमिट बनाया, इसका क्या साइंटिफिक बेसिस है बताइए, क्यों आपने 50 का एज लिमिट रखा? इसमें 55 भी हो सकता था, 60 भी हो सकता था, 8 प्रोसीजर में आपने 50 का लिमिट क्यों रखा? तो उसने चैलेंज किया इसको। अब वी डोंट नो कि इस पे क्या होगा, फिलहाल के लिए ये चैलेंज चीज है। उसके बाद कंडीशंस फॉर ऑफरिंग सर्विसेज, 8 procedures must be conducted only with the written consent of commissioning party and the donor. डोनर और कपल का आपस में रिटन कॉन्सेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए, और जो कपल है उसको सारा इंश्योरेंस का कवरेज करना पड़ेगा फीमेल का। राइट्स ऑफ अ चाइल्ड बॉर्न थ्रू आर्ट, डोनर चाहे कोई भी हो, बच्चा कमीशनिंग पार्टी का ही कंसिडर होगा, बायोलॉजिकल चाइल्ड माना जाएगा उनका। डोनर का कोई उस बच्चे पे राइट नहीं है। अब इसमें और क्या शॉर्टकमिंग्स है? इन्होंने 8 प्रोसीजर में उन सबको अलाउ नहीं किया जिनको सरगेसी में बैन किया गया था। जैसे सिंगल मैन को 8 भी अलाउड नहीं है, सरगेसी तो है ही नहीं, 8 भी अलाउड नहीं है। अनमैरिड वुमेन भी 8 नहीं कर सकते, लिव इन कपल भी 8 नहीं कर सकते, ट्रांसजेंडर्स भी 8 नहीं कर सकते, होमोसेक्सुअल कपल्स भी 8 नहीं कर सकते। ये सारी वही चीजें हैं जो सरगेसी भी बैन करती है। reduces the reproductive choices. Act also limits those commissioning couples who are infertile, those who have been unable to conceive after 1 year of unprotected coitus. तो अगर आपका एक कपल है, 1 साल शादी को हो चुके हैं, उसके बाद बच्चा पैदा नहीं हो रहा, दोनों इनफर्टाइल है, तभी जाके 8 करा सकते हैं। कम से कम 1 साल का उनको इंतजार करना पड़ेगा, इमीडिएटली आप 8 नहीं करा सकते। उसके बाद एक और शॉर्टकमिंग है इसमें, अनरेगुलेटेड प्राइसेस। हमें नहीं पता कि भाई इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, तो प्राइवेट क्लिनिक्स अपने हिसाब से इसका प्राइस रखते हैं काफी महंगा। तो सर्विसेज, द प्राइसेस ऑफ द सर्विसेज आर नॉट रेगुलेटेड, लीडिंग टू प्रॉफिट डिजीज ऑफ द कंपनीज। ये हो गया आपके 2 प्रोसीजर्स, आर्ट और सरगेसी। For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.